हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और पिछली क्लास में हमने बात करी थी इक्विवेलेंट मास की। तो हमने लास्ट क्लास में इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन पढ़ी थी कि भैया इक्विवेलेंट मास होता क्या है। इसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं। तो यहां मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका क्या होता है, मोलर मास या एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि भैया वैलेंसी फैक्टर जो है वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं ये मैंने सारे केस आपको बता दिए थे कि किसी एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, किसी बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सॉल्ट के केस में क्या होता है, आयन के केस में क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और सबसे इनमें से जरूरी था वैलेंसी फैक्टर ऑफ OA एंड RA कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि उसका वैलेंसी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो ये सारी बातें हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में देखो हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट कांसेप्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको कहा था कि भैया हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, है ना, और यहां पर इक्विवेलेंट मास से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं हम ये देखने वाले हैं। और मैंने आपको यह भी कहा था कि इक्विवेलेंट मास से कोई भी क्वेश्चन बने, कैसा भी क्वेश्चन बने, वो उसकी डेफिनेशन से सॉल्व होगा। ठीक है, कि आपने डेफिनेशन को अगर ध्यान से पढ़ा है, डेफिनेशन पर गौर किया, उसकी डेफिनेशन से ही सॉल्व होगा। ये सारे काम हम यहां पर करने वाले हैं। देखो जरा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा ही है, मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं। इन द गिवन फॉलोइंग रिएक्शंस मेंशन इक्विवेलेंट weight of each species if molar mass या atomic mass of species is capital M। ठीक है, कि आपको क्या करना है कि जो मोलर मास या एटॉमिक मास है वो कितना मानना है, M मानना है। और आपको हर एक स्पीसी का क्या निकालना है भैया, एक तरीके से एटॉमिक इक्विवेलेंट मास निकालना है। जैसे एक रिएक्शन मैंने लिखी यहां पर, ZnCuSO4 इज कन्वर्टिंग इनटू ZnSO4 और साथ में Cu। ठीक है, ये है। अब आपको मैंने बोल दिया कि आपको सबका इक्विवेलेंट वेट जो है मेंशन करना है। तो बहुत ही सीधा सा काम, जैसे ये है 0 में, ये मैंने आपको कहा था कि आपको जो है वो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। और वैलेंसी फैक्टर के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर कोई रिएक्शन रेडॉक्स है तो रेडॉक्स में तो आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल से। यहां पर ये है कितना, 0 में, ये है +2, ये 0 में, ये +2 में हो गया, और ये हो गया किसमें, 0 में। ठीक है, तो 0 से +2 कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज। और यहां जिंक एक ही है तो इसका वैलेंसी फैक्टर होगा 1, +2 से 0 इसका वैलेंसी फैक्टर 2, क्योंकि 2 का चेंज हुआ ना टोटल। ये +2 से 0 टोटल चेंज 2 का वैलेंसी फैक्टर 2, +2 से 0 इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना, 2, और इसका भी वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। इस रिएक्शन में सबका वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है। तो यहां अगर इसका इक्विवेलेंट वेट मैं मेंशन करूं तो ये हो जाएगा M/2, यानी कि इसका जितना भी एटॉमिक मास या मोलर मास है उसका कितना, आधा। यहां पर मैं बोलूंगा M/2, ये भी हो जाएगा M/2 और ये भी कितना हो जाएगा, M/2। तो इस रिएक्शन में सबका इक्विवेलेंट वेट जो है ना वो उसके मोलर मास का आधा है। ध्यान रखना, ये मोलर मास CuSO4 का है, ये मोलर मास ZnSO4 का है। अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले तो मोलर मास तो निकालना हमें आता ही है ना। तो सीधा सा काम है। सेकंड वाला देखो जरा, कि कोई रिएक्शन है, मैं आपको ऐसे ही कुछ रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, उनमें आपको यही चीज मेंशन करनी है। बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। S2O3-2, ये हो गया I-S4O6-2। ध्यान रखना इक्विवेलेंट वेट मेंशन करते हैं, वैलेंसी फैक्टर जब निकालते हैं तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। MnO4- C2O4-2 इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2 और यह CO2। ठीक है, एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी CrO4-2 FeC2O4। यहां पर जो है वो हमने पिछली क्लास में सबका इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया था कि भाई आपको केवल और केवल इतना करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना है। एक रिएक्शन जैसे मैंने आपको ये दे दी, NaOH H2SO4 इज कन्वर्टिंग इनटू NaHSO4 और साथ में मैंने दे दिया आपको H2। ठीक है, एक रिएक्शन हमारे पास ऐसी है, बेरियम नाइट्रेट, साथ में आपको दे दिया 2NaCl इज कन्वर्टिंग इनटू BaCl2
साथ में 2Na NO3। ठीक है, आपको केवल और केवल वैलेंसी फैक्टर चेक करना भैया, और कुछ नहीं करना। बहुत ही आसान सा काम होता है। एक बार अगर आप सीख गए, ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट वेट बता दोगे। ठीक है, देखो जरा कि ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस है और इनमें आपको क्या करना है, हर एक स्पीसी का इक्विवेलेंट वेट मेंशन करना है। आप जो है वो वीडियो को पॉज करें, पॉज करके आराम से जो है वो इक्विवेलेंट वेट पर प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद में जो है वो आप मैच करें कि आपने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये 0 में है, ये +2 में है, ये -1 और ये है +2.5। क्लियर है? तो 0 से -1 में गया, कितने का चेंज हुआ? 1 का। टोटल चेंज कितना होगा? 2 का होगा। तो यहां पर वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है? 2। इसका जो है +2 से +2.5 कितने का चेंज हुआ? 0.5 का। टोटल चेंज कितने का हो जाएगा? 1 का। -1 से 0 कितने का चेंज हुआ? 1 का। +2.5 से 2 कितने का चेंज? 0.5 का। टोटल चेंज विल बी 2। ठीक है, तो इसका जो है वो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा m/2, ये हो जाएगा m/1, दिस विल बी m/1 एंड दिस विल बी m/2। ये हमने सबका इक्विवेलेंट वेट मेंशन कर दिया। ये है +7, ये है +3, ये है +2, ये है +4। +7 से कहां गया? +2 में गया, कितने का चेंज हुआ? 5 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा कितना? 5। +3 से +4 कितने का चेंज हुआ? 1 का। एक कार्बन ने 1 का चेंज किया तो टोटल कितना चेंज होगा? 2 का। यहां पर +2 से +7 कितने का चेंज हुआ? 5 का। इसका वैलेंसी फैक्टर 5। +4 से +3 कितने का चेंज हुआ? 1 का। ये सारे वही एग्जांपल है, कल हम इन पर अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा कितना? m/5, इसका होगा m/2, इसका होगा m/5 और दिस विल बी m/1। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है क्रोमियम +6, आयरन +2, कार्बन +3, आयरन +3, कार्बन +4, क्रोमियम +3। +6 से +3 में गया, कितने का चेंज हुआ? 3 का। टोटल चेंज कितना होगा? 6 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 6। +2 से +3, 1 का चेंज तो कर दिया किसने? आयरन ने। +3 से +4, तो एक कार्बन ने 1 का चेंज, तो यहां कार्बन कितने हैं? 2। तो भैया देखो इस मॉलिक्यूल में, कल भी मैंने कहा था कि फेरस ऑक्सिलेट होता है, इसके एक मॉलिक्यूल में एक आयरन 1 का चेंज करता है, 2 कार्बन मिलकर 2 का चेंज करते हैं, तो टोटल चेंज कितना होगा? 3 का होगा, जिसमें से 1 को तो आयरन ने चेंज किया है, 1 का तो, और टोटल 2 का चेंज कार्बन ने किया है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। +3 से +2 1 का चेंज, +4 से +3 कितने का? 1 का चेंज। यहां पर जो कितने का चेंज होगा? 3 का। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा कितना? m/6, दिस विल बी m/3, m/1, m/1 एंड दिस विल बी m/3। हो सकता है आपको जो है किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ले, भैया अगर आपने इतना कर लिया तो केवल मोलर मास रखना है और कुछ नहीं करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। अब ये देखो, ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर एसिड और बेस का हमने कल निकालना सीखा था कि एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने H+ रिलीज करता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर, बेस का एक मॉलिक्यूल जितने OH- रिलीज करता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर। NaOH बेचारे के पास एक ही है OH, तो एक ही रिलीज करेगा। H2SO4 के पास कितने OH, कितने H है? 2 H है, लेकिन भैया इस रिएक्शन में ये कितने रिलीज कर रहा है? ध्यान से देखो, एक ही रिलीज कर रहा है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना? 1। NaHSO4 इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा, है ना? तो तोड़ के देख लो चाहो तो, या फिर H+ चेक कर लो, Na+ और HSO4-। यहां पर देखो इसका H2, H+ और OH- ब्रेक होता है, तो टोटल चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन इज +1 और -1। सबका वैलेंसी फैक्टर 1। यहां m/1, m/1, m/1 एंड m/1। ये लो जी, हमारे पास सबका इक्विवेलेंट मास आ गया। यहां चेक करते हैं, बेरियम नाइट्रेट NaCl, भैया जी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 2। इसका वैलेंसी, ये सारे के सारे क्या है? सॉल्ट है ना, और सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हम क्या बताते हैं कि भैया टोटल चार्ज ऑन केटाइन और एनाइन, बस यही होता है ना। तो यहां पर देखो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट मास m/2, ये आ जाएगा m/1, इसका इक्विवेलेंट मास m/2, इसका इक्विवेलेंट मास कितना? m/1। यहां चेक करते हैं, भैया बेरियम हाइड्रोक्साइड कितने OH है? 2 है, तो मैक्सिमम वैलेंसी फैक्टर विल बी 2, बट इन दिस रिएक्शन इट इज ऑल्सो रिलीजिंग 2 OH-। तो भैया 2 के 2 दोनों रिलीज कर दिया, वैलेंसी फैक्टर 2। HCl के पास तो एक ही है, तो वैलेंसी फैक्टर 1। BaCl2 2, और H2 का कितना होता है? वैलेंसी फैक्टर 1। तो ये हो गया m/2, ये हो गया m/1, ये हो गया m/2, ये हो गया m/1। ठीक है, तो ये है भैया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी फैक्टर। मैं 1-2 रिएक्शन और लिख रहा हूं, उन रिएक्शन में भी आपको यही काम करना है। इसको तो मैं मिटा देता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये सारी रिएक्शंस जो है वो आपने अच्छे से करी होगी, आपने आंसर मिलाए तो सारे आपके सही हुए होंगे। अगर किसी में कोई दिक्कत है, किसी में कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको एनालाइज करें।
कि कैसे क्यों गलत हुआ है। ठीक है, अपनी गलती को जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक जो है वो आप नहीं सीख पाओगे। तो आप कोई भी गलती करते हो, किसी भी क्वेश्चन को मिस्टेक करते हो, तो उसको एनालाइज किया करो कि ये गलती क्यों हुई और अगली बार मैं इसका ध्यान में रखूंगा। देखो जरा, अगला है अपने पास, यहां पर आपको सबका इक्विवेलेंट मास जो है वो मेंशन करना है। BrO3 माइनस, जैसे मैंने आपको ये रिएक्शन दे दी, H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू H2O हाफ O2, जैसे जो है वो मैंने आपको रिएक्शन दे दी, P4 इज कन्वर्टिंग इनटू PH3। और ध्यान से देखो H3PO2, ध्यान से देखो, ये तीन रिएक्शन मैंने आपको ऐसे दी है, ये तीनों के तीनों स्पेशल रिएक्शंस है। स्पेशल रिएक्शंस क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और भैया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर, जिस स्पीसी का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, ठीक है, उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये 0 से -1, ये कितने का? N1 की वैल्यू कितनी आई? 2। टोटल चेंज चेक करना है पर मॉलिक्यूल। ये 0 से गया +5, तो यहां पर देखो N2 की वैल्यू 0 से +5 कितने का चेंज हुआ? 5 का। टोटल चेंज होगा कितना? 10 का। तो N1 आ गया, N2 आ गया। तरीका क्या बताया था? 1/n = 1/n1 + 1/n2, यही था ना। तो यहां पर हमारे पास टोटल एलसीएम कितना आएगा? 10, और एलसीएम 10 आएगा तो n की वैल्यू आएगी कितनी? 5/3। ये हमारे पास क्या आ गया भैया जी? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर 5/3 है। तो आप देखो इसका इक्विवेलेंट मास, ये मैंने कहा कि मोलर मास कितना लेना है? m डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना? 5/3। तो ध्यान रखो कि इस रिएक्शन में Br2 का वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना है? 5/3 है। तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा? 3m/5। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। -1 से 0, बोलो कितने का चेंज किया? 1 का चेंज किया, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m/1। +5 से 0 कितने का चेंज किया? 5 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? m/5। ये लो जी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां पर आती है जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है ना, समस्या वहां होती है। -1 -2 और ये हो गया 0। मुझे बताओ -1 से -2 कितने का चेंज हुआ? 1 का। टोटल चेंज कितना हो गया? 2 का। -1 से 0 टोटल चेंज कितना हो गया? 2 का। 1/n = 1/n1 + 1/n2, n की वैल्यू कितनी आएगी? 1। H2O2 का वैलेंसी फैक्टर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कितना होता है? 1 होता है। यहां पर देखो जरा, इसका अगर इक्विवेलेंट मास देखो तो ये हो जाएगा कितना? m/1, यानी मोलर मास के इक्वल। ये देखो इसका वैलेंसी फैक्टर भैया, -2 से -1 कितने का चेंज किया? 1 का चेंज ही हुआ, तो इसका इक्विवेलेंट मास भी कितना आएगा? m/1। यहां पर देखो 0 से -1 कितने का चेंज हुआ? 1 का। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो यहां पर जो वैलेंसी फैक्टर 2, यानी कि O2 का यहां पर अपने पास इक्विवेलेंट मास आएगा कितना? m/2। यहां इस रिएक्शन में चेक करते हैं भैया जी, 0 से गया -3, मुझे बताओ कितने का चेंज हुआ? एक फास्फोरस ने 3 का चेंज किया, तो टोटल चेंज कितना होगा? 12 का। 0 से +1, यहां एक फास्फोरस ने 3 का चेंज किया, यहां एक ने 1 का चेंज किया, तो टोटल चेंज हो गया कितना? 4 का। तो N2 की वैल्यू कितनी आई? 4। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1/n = 1/12 + 1/4। यहां पर आप देखो जरा, वैल्यू आएगी कितनी? 3, है ना। एलसीएम कितना आया? 12। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 3 + 1 4, तो ये आ जाएगा n की वैल्यू 3। तो इसका जो है वो अपने पास आएगा कितना? m/3। ये P4 का एक तरीके से इक्विवेलेंट मास है। यहां पर आप चेक करो, -3 से 0 कितने का चेंज हुआ? 3 का, तो यहां पर आएगा m/3। +1 से 0 कितने का चेंज हुआ? 1 का, तो यानी यहां आएगा कितना? m/1। ठीक है, तो ये है भैया कुछ रिएक्शंस है, मैंने कुछ रिएक्शंस आपको दी। इनमें आपको क्या करना था? हर एक स्पीसी का इक्विवेलेंट वेट मेंशन करना था, और सबका मोलर मास हमने जो एटॉमिक मास, मोलर मास जो भी इसका रेस्पेक्टिव है उसको हमने m मान लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू भी आपको दे सकता है या पूछ सकता है कि भैया इक्विवेलेंट मास की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, तो आपको यही काम करना है। अब हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है, जिनमें आपको जो है वो इक्विवेलेंट मास निकालना है और डेफिनेशन से निकालना है। देखो जरा कि भाई बहुत ही आसान सा काम है, अगर आप समझो तो। देखो जी कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, कल हमने इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिवाइज करवा देता हूं कि मास ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, और स्पीसी विच रिएक्ट्स विथ 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन, 108 ग्राम सिल्वर या 80 ग्राम ऑफ ब्रोमीन इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 2.2 ग्राम ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ, ये जैसे आपको दे दिया 3.55 ग्राम
ऑफ क्लोरीन, ठीक है, ऑफ क्लोरीन इन एनी केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऐसा है कि भाई कोई एलिमेंट है, उसका 2.2 ग्राम जो है वो 3.55 ग्राम किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है एलिमेंट का। आप डेफिनेशन पढ़ो कि डेफिनेशन जो है यहां पर ये क्लोरीन की बात कर रहा है, तो क्लोरीन के केस में मैंने आपको जो है वो डेफिनेशन में रेफरेंस मास कितना बताया, 35.5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, कि 3.35 ग्राम या 3.55 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कितना ग्राम, 2.2 ग्राम एलिमेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्लोरीन का जो 3.55 ग्राम 2.2 ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन, ये तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो हमने कोई नया काम थोड़ी ना किया है, जो चीज क्वेश्चन में दी है उसी को तो लिखी है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगी, 2.2 डिवाइड बाय 3.35 ग्राम के साथ या 3.55 के साथ, कि भाई 3.55 ग्राम क्लोरीन 2.2 ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करती है, तो 1 ग्राम क्लोरीन कितने ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, 2.2 डिवाइड बाय 3.55 के साथ। तो मुझे बताओ क्लोरीन के केस में रेफरेंस मास कितना होता है, 35.5, तो 35.5 कितने के साथ रिएक्शन करेगा, तो 2.2 डिवाइड बाय 3.55 मल्टीप्लाई बाय 35.5, ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 10 बार, तो हमारे पास आंसर आएगा 22। यानी मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो कि वो एलिमेंट 3.55 ग्राम के साथ 2.2 ग्राम एलिमेंट का रिएक्शन करता है, तो 35.5 के साथ कितना, 22 ग्राम एलिमेंट रिएक्शन करेगा, और 35.5 के साथ जितना एलिमेंट रिएक्शन करता है वही क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे और क्वेश्चन हम इस पर लेते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं भैया, इसी तरह के, कभी क्लोरीन दे दिया, कभी जो है ऑक्सीजन दे दिया, कभी हाइड्रोजन दे दिया। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है कि 1.2 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट गिव्स, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, if atomic mass of element is 6 gram per mole, then what will be the formula of oxide, and what will be the formula of its phosphate। ठीक है, आपको ऐसा दे दिया कि एक क्वेश्चन है, आपको दिया कि किसी भी एलिमेंट का 1.2 ग्राम जो है ना 6 ग्राम ऑक्साइड देता है, उसका ऑक्सीडेशन करवाया। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हम यहां पर रेफरेंस मास किसका लेंगे, ऑक्सीजन का, है ना। और एटॉमिक मास दे रखा है, फॉर्मूला पूछा है। आप देखो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, पहले तो ये फॉर्मूले का क्या फंडा है, आप ये समझो कि हमारे पास मेटल है, मान लो, या जो भी एलिमेंट है वो है M, ठीक है, और इसकी वैलेंसी है X, ठीक है, मेटल या एलिमेंट की वैलेंसी हम ले रहे हैं कितनी, +X। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्साइड होता है भैया O-2, ठीक है, ये ऑक्साइड होता है। अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसकी वैलेंसी लगा दो इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी लगा दो इसके पैरों में, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा ऑक्साइड का क्या, M2O(X), ये फॉर्मूला आएगा ऑक्साइड का। और अगर ये आयनिक है तो आयनिक कंपाउंड हमेशा अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, तो एम्पिरिकल फॉर्मूले के फॉर्म में जो हो, यहां पर आप इसको सिंपल रेशियो में लिख सकते हो। सिंपल रेशियो में लिख के जो भी फॉर्मूला आएगा वो ही क्या होगा, ऑक्साइड का फॉर्मूला सही होगा या सही माना जाएगा। ओवरऑल हमें यहां पर किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू।
देखो कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में अगर फ्लो चार्ट बन गया ना कि यार यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से मैं ये चीज जुगाड़ कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। फ्लो चार्ट बन रहा है इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, फ्लो चार्ट नहीं बन रहा है इसका मतलब आपको अभी पढ़ने की जरूरत है, एक बार उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ो। फ्लो चार्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा। तो यहां से आप एक काम करो ना, एक्स की वैल्यू निकालो, और एक्स क्या है, मेटल का चार्ज, बोले तो मेटल का वैलेंसी फैक्टर। तो हमें जो है मेटल का वैलेंसी फैक्टर निकालना है। अब भाई देखो जरा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू हमारे पास होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। यहां एन फैक्टर कितना है, एक्स है, तो एटॉमिक मास तो उसने दे रखा है कितना है, 6 ग्राम। हम किसका जुगाड़ कर लें, इक्विवेलेंट वेट का जुगाड़ कर ले, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चेक करते हैं, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा कर देते हैं। मान लो मेटल एम है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ऑक्साइड बना मान लो M2OX। गिवन क्या है, गिवन ये है 1.2 ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, इसका मास गिवन है 1.2 ग्राम, गिव 6 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। इस पूरे ऑक्साइड का मास कितना है, 6 ग्राम है, इसका 6 ग्राम मास है। इसका मतलब मुझे ये बता दो यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, देन मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, भैया देखो मेटल यहां पर 1.2 है तो यहां पर भी कितना होगा, 1.2 ही होगा। मास कंजर्वेशन ये कहता है कि जितना मेटल इधर है या जितना एलिमेंट इधर है उतना ही इधर होगा। तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 1.2, कितना आएगा 4.8 ग्राम। ये लो जी, अगर इतना कर दिया तो अब हम रेफरेंस मास जो 8 लेके इसको कर सकते हैं। देखो मैं ऐसा बोलूंगा 4.8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कितना ग्राम, 1.2 ग्राम एलिमेंट। हम ऐसा बोल सकते हैं कि 4.8 ग्राम जो है ना वो 1.2 ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो मुझे बता दो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितने ग्राम एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेगा, इतने ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन के केस में रेफरेंस मास कितना, 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 1.2 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 8, तो ये जाएगा कितना, ये आ गया कितना 2 ग्राम। और ये क्या है, इक्विवेलेंट मास है, कि हमें ये पता है कि किसी भी एलिमेंट का वो मास जो ऑक्सीजन के 8 के साथ रिएक्शन करे वही क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। तो यहां पर इक्विवेलेंट मास कितना आया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट मास आ गया। क्लियर है बात। तो अब देखो मैं यहां से जो है एक काम करता हूं, वैल्यू रखता हूं, इक्विवेलेंट मास इज 2, एटॉमिक मास कितना 6, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 3, जो भी पॉसिबल है, एक्स की वैल्यू 3 है। तो हम ये बोलेंगे कि ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो ये तो हो गया भैया M2O3। अब मुझे बताओ सल्फेट किसका पूछा, फॉस्फेट का पूछा है ना। तो फॉस्फेट के केस में देखो M तो है +3, फॉस्फेट क्या होता है PO4 -3, तो मैं बोलूंगा देखो M3PO4 होल थ्राइस, और एम्पेरिकल फॉर्मूले में लिख दूंगा MPO4। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट, फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेट। ठीक है, तो ये है भैया, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे डेफिनेशन से ही सॉल्व होंगे, यहां कोई फॉर्मूला नहीं है। वैसे जो लोग जो इसको बताते हैं कि भाई ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, या फिर क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, कुछ नहीं है। अलग अलग जो है तरीके के फॉर्मूले लिखे, इससे अच्छा कंसेप्ट चेक कर लो। और कंसेप्ट जो है वो छुपा हुआ है कहां पर, डेफिनेशन में। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहां पर, देखिएगा जरा, और आपको जो है वो सेम टू सेम जैसा ये क्वेश्चन है ना, इसी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन में दूंगा आपको सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। देखो जरा, कंडीशन ऐसी है, हाँ तो देखो क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, मैं कहता हूं कि इफ W1 ग्राम ऑफ ए मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड, ठीक है, gives W2 gram of metal on complete reduction। ठीक है, कि W1 ग्राम मेटल क्लोराइड और gives W2 ग्राम ऑफ मेटल ऑन कंप्लीट रिडक्शन, इसको रिड्यूस करवा दिया। ठीक है, देन व्हाट इज द पॉसिबल atomic mass of metal if formula of metal sulfate is MsO4 M2SO4 thrice। ठीक है, आपको ऐसा दिया है
कि भाई आपको एटॉमिक वेट पूछा है इस बार मेटल का, ठीक है, और आपको फॉर्मूला दे रखा है क्या, M2SO4 होल थ्राइस। देखो जरा वही बात कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर, ठीक है। अब पहले तो आप सोचो कि फॉर्मूला जो है वो क्या है, M2SO4 होल थ्राइस, ये आपको दे रखा है। मुझे बताओ ये ब्रेक कैसे होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा M+3 और SO4-2, ये ऐसे ब्रेक होगा। तो मुझे बता दो यहां पर मेटल का वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर तो कितना है, 3 है, तो यानी इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3। एटॉमिक मास आ सकता है अगर हम क्या निकाल ले, इक्विवेलेंट मास। तो ये आइडिया मैंने दे दिया, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेट करो सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है ना। और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप देखना आपने कहां गलती करी होगी। सॉल्यूशन देखो इसका, कि मैं यहां पर ये बोलूंगा कि मान लो W1 ग्राम मेटल क्लोराइड है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर उसका सल्फेट ये है तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M+3 और Cl-, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा MCl3, ठीक है ना। तो यहां पर मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला आ गया अपने पास MCl3, इसका रिडक्शन करवा दिया, M+ ये है मान लो क्लोरीन बना 3/2, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। हालांकि रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम लिख देते हैं। अब जो चीजें गिवन है उसको लिख दो। गिवन क्या है, गिवन है W1 ग्राम मेटल क्लोराइड, और यहां पर मेटल कितना है, W2 ग्राम। तो मुझे बता दो यहां मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ क्लोरीन ये कितना आएगा, मास ऑफ क्लोरीन विल बी W1 - W2, ठीक है, कि W1 - W2 के क्लोराइड इतना है तो इसमें मेटल इतना, तो क्लोरीन कितना, जो बचा हुआ डिफरेंस जो है वो क्या है, क्लोरीन का है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ क्लोरीन। अब डेफिनेशन को फॉलो कर दो कि हम ये जानते हैं कि क्लोरीन के केस में रेफरेंस मास कितना होता है, 35.5। तो यहां पर मैं यू लिखूंगा कुछ कि भाई देखो जरा कि W1 - W2 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कितना ग्राम, W2 ग्राम ऑफ M, ठीक है, कि भाई इतना ग्राम क्लोरीन जो है वो M के W2 ग्राम के साथ रिएक्शन कर रही है, ठीक है, कि भाई इतना ग्राम क्लोरीन जो W2 ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो मुझे बताओ 1 ग्राम क्लोरीन विल रिएक्ट विथ, तो W2/W1 - W2 ग्राम मेटल, ठीक है, कि भाई W1 - W2 ग्राम क्लोरीन W2 ग्राम मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो 1 ग्राम क्लोरीन इतने के साथ रिएक्शन करेगा, तो 35.5 ग्राम क्लोरीन ये कितने के साथ रिएक्शन करेगी, तो 35.5 W2 डिवाइड बाय W1 - W2 ग्राम क्लोरीन, मतलब ग्राम ऑफ M। तो यही क्या है, इक्विवेलेंट मास है, कि भाई किसी भी एलिमेंट का वो मास जो क्लोरीन के 35.5 के साथ रिएक्शन करे वही क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट मास ऑफ M, इक्विवेलेंट मास आ गया, खत्म बात। हम एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर एन फैक्टर की वैल्यू तो 3 आई, तो मैं बोलूंगा देखो एटॉमिक मास ये हमारे पास आ जाएगा 3 × 35.5, है ना, W2 डिवाइड बाय W2 - W1, यही क्या है, आंसर है, दिस इज आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। भैया ये सारे क्वेश्चन जो है वो हमने कैसे सॉल्व किया, डेफिनेशन के थ्रू ही सॉल्व किए हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको बताना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, देखिएगा। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन जिनमें फॉर्मूला पूछता है ना, बहुत ही आसान सा काम होता है, आप डेफिनेशन को फॉलो कर लो इक्विवेलेंट मास की को, आपके जो सारे क्वेश्चन इससे बन जाने हैं। देखो जी कि क्वेश्चन ऐसा है, मैंने आपको ये बोला कि 4.2 ग्राम ऑफ ए मेटल, ठीक है, रिएक्ट्स विथ dilute H2SO4 to give 1.12 लीटर H2 at STP, ठीक है, ये आपको दे रखा है ना। फिर आपको आगे ये बोल रखा है कि इफ एटॉमिक मास ऑफ मेटल is 126 gram per mole, then what will be the possible formula of its
क्लोराइड, ये आपको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, और इस क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या करना है, फॉर्मूला बताना है। वही बात, अगर आपको क्लोराइड का फॉर्मूला बताना है तो आपको सबसे पहले वैलेंसी फैक्टर निकालना पड़ेगा। मान लो वैलेंसी फैक्टर है कितना, x, और क्लोराइड होता है Cl माइनस, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा MClX। तो हमें तो x की वैल्यू बतानी है, और वही बात वैलेंसी फैक्टर बताने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, x। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो एटॉमिक मास तो गिवन है, x की वैल्यू भी आ जाएगी। देखो जरा, मैं क्या बोलूंगा कि 4.2 ग्राम है ना, या फिर हाइड्रोजन, देखो कोई भी मेटल मान लो M, रिएक्शन हो रही है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, कुछ भी बना, मान लो M2SO4, और इसका जो है वैलेंसी कितनी है, x। तो ये मेटल सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस होगी। जो चीज गिवन है वो लिखो। गिवन ये है कि इसका तो 4.2 ग्राम, और इसके लिए आपको गिवन क्या है, इसका गिवन है 1.12 लीटर। तो मैं काम करता हूं, मोल निकाल लेता हूं, 1.12 डिवाइड बाय कितना, 22.4। इसके मोल आ गए कितने, 1/20। क्या इसका जो है 4.2 ग्राम इसके कितने मोल को डिस्प्लेस कर रहा है, 1/20 मोल को डिस्प्लेस कर रहा है। तो एक काम करते हैं, हम मास निकाल लेते हैं। मास आ जाएगा 1/20 इंटू 2 कितना, 0.1 ग्राम। तो अब देखो हम डेफिनेशन लगा देते हैं, मैं बोलूंगा 0.1 ग्राम हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय कितना, 4.2 ग्राम मेटल। ठीक है, तो मुझे बता दो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम से डिस्प्लेस होगा, 4.2 डिवाइड बाय 0.1। और 1 ग्राम हाइड्रोजन केस में वैसे 1.008 लेते हैं, लेकिन उसको नियरली कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना, 42, एंड दिस इज इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास है मेटल का, और इक्विवेलेंट मास आ गया तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो है 126 डिवाइड बाय 42 कितना आएगा, 3। ये लो जी, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई कितनी, 3। देन फॉर्मूला विल बी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताना जरा, फॉर्मूला हो जाएगा भैया MCl3, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कहा था ना कि इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसकी डेफिनेशन से ही सॉल्व होते हैं। डेफिनेशन आपको बहुत ध्यान से पढ़नी होती है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी फॉर्मूले का आ जाए या परसेंटेज ऑक्साइड वगैरह कोई भी पूछ ले, है ना, तो आप डेफिनेशन को फॉलो करो, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, डेफिनेशन को फॉलो करो। बाकी अगर किसी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट पूछ ले तो वो मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक मास या मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, है ना। और अगर ये क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। खूब क्वेश्चन आज हमने कर लिए, इस पर प्रैक्टिस भी खूब कर दी है। देखो जरा कि इक्विवेलेंट वेट पढ़ने के बाद में हमारे पास जो अगली चीज है ना, वो है भैया ग्राम इक्विवेलेंट्स। देखो जरा ध्यान से पढ़ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हेडिंग इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो कि जैसे हमने मोल कंसेप्ट में, या मैंने आपको कहा था कि कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती है ना, उनको हमेशा हम उनमें जो भी क्वांटिटेटिव रिलेशन निकालते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो हम जनरली उसके लिए मोल कंसेप्ट काम में लेते हैं, उसमें मोल काम में लेंगे। ठीक है, मोल की कैलकुलेशन करते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो आयनिक कंपाउंड की रिएक्शन या जो आयनिक रिएक्शन है, उनमें आपको अगर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट बताना होता है या क्वांटिटेटिव रिलेशन बताना होता है, तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट बताना होता है, ग्राम इक्विवेलेंट काम में लेने होते हैं। अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या, तो पहले तो मैं इसमें डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो जरा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी स्पीसी प्रेजेंट इन ए गिवन मास ऑफ दैट स्पीसी, ठीक है, is called number of gram equivalents। ठीक, देखो जरा होता क्या है कि भाई यहां पर मैंने आपको कहा है कि किसी भी गिवन मास में, कोई भी गिवन मास, इसका मतलब ये कि कोई भी गिवन मास, ठीक है, कितने इक्विवेलेंट मास के इक्वल है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कहता हूं, मान लो किसी रिएक्शन में मैग्नीशियम है और इसका इक्विवेलेंट मास है कितना, 12 ग्राम। ठीक, अब मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 60 ग्राम मैग्नीशियम है, मुझे बताओ ये 60 ग्राम मैग्नीशियम कितने इक्विवेलेंट मास के इक्वल है।
तो भैया ये 5 के इक्वल है, क्योंकि 12 12 12 12 और ये 12 मैं 5 बार जमा करूंगा तब जाके 60 ग्राम मैग्नीशियम कलेक्ट होगा। तो ये जो 60 ग्राम मैग्नीशियम है ना, ये क्योंकि 5 इक्विवेलेंट मास के इक्वल है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 5। ठीक है ना। तो कोई भी गिवन मास जो होता है वो कितने इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है उसको बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास 120 ग्राम मैग्नीशियम हो जाए तो ये कितने इक्विवेलेंट मास के इक्वल आएंगे, ये 10 इक्विवेलेंट मास के इक्वल आएंगे। तो यहां पर हम बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट विल बी कितना, 10। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आई होगी आपके कि कोई भी गिवन मास जितने इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो भैया देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने हैं, तो देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या रहेगा। ऊपर तो क्या आ जाएगा, गिवन मास, मान लो x ग्राम गिवन है, और नीचे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास। जैसे अभी हमने देखा था 120 ग्राम जो कितने के इक्वल था, 10, तो 120 डिवाइड बाय 10 है ना, या 120 डिवाइड बाय 12। 120 तो गिवन मास और 12 क्या हो गया अपने पास जो है वो इक्विवेलेंट मास, तो 10 आ गया, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 10। तो ऐसे ही आप क्या करोगे भैया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो तो गिवन मास अपॉन क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। अब याद करो ऐसा ही कुछ मोल कंसेप्ट में हमने मोल निकाले तो किया था नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो वहां मोलर मास काम में लेते हैं, यहां हम क्या काम में लेते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी, है ना। फिर देखो जरा कि एक काम करता है, अभी हमने देखा था कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट ये निकालते हैं एटॉमिक मास या फिर मोलर मास डिवाइड बाय क्या होता है, एन फैक्टर, ऐसा ही होता है इक्विवेलेंट मास। तो मैं अगर यहां पर वैल्यू रख दूं तो आप देखो कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमारे पास हो गए, मान लो x ग्राम तो गिवन है, और E की वैल्यू कितनी रखूंगा, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, और n फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो ये चला गया भैया ऊपर क्या, n फैक्टर। क्लियर है बात। तो अब आप देखना जरा, मुझे ये बताओ कि इसको कहीं देखा है क्या आपने, ये कहीं देखा है क्या। बिल्कुल भैया, गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास, ये क्या होता है, मोल होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, ये हमारे पास एक तरीका आ गया मोल इंटू एन फैक्टर। क्या ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास क्या है, तरीका है, मोल इंटू एन फैक्टर या मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। और ग्राम इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन हम जब भी करेंगे तो आप ध्यान में रखो, हम ज्यादातर केस में यही तरीका काम में लेंगे कि आपको जहां कहीं पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर हमें खूब काम में लेना है। ये और ये हालांकि एक ही है, इसी को मॉडिफाई करके हमने बनाया, लेकिन ये जो है वो अक्सर सीधा कम काम में आता है, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये तो होता है ग्राम इक्विवेलेंट। मोल कंसेप्ट में हम मोल कैलकुलेट कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो क्या काम में आता है, बहुत काम की चीज है ग्राम इक्विवेलेंट, बहुत काम की चीज है कि कोई भी रिएक्शन जो है ना, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन, अगर उसमें आपको OA और RA के बीच में कोई भी क्वांटिटेटिव रिलेशन पूछता है तो वो हम हमेशा इक्विवेलेंट कंसेप्ट से ही सॉल्व करते हैं, और उसके लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ते ही है। जब हम एग्जांपल की बात करेंगे तब मैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा। अब देखो जरा कि एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पॉइंट है नॉर्मेलिटी, है ना। ये याद करो, मोल कंसेप्ट में जो है वो हमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। मोल कंसेप्ट में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी, मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, फॉर्मुलेटी, W/W, W/M, ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी। W/M नहीं होता, W/V होता है। मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ी थी, वहां पर नॉर्मलिटी हमने नहीं पढ़ी। मैंने कहा था नॉर्मलिटी जो है हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो हम नॉर्मलिटी की बात करते हैं। मैं नॉर्मलिटी से पहले थोड़ा सा मोलैरिटी को डिफाइन कर देता हूं। आप देखो मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने क्या देखा था, मोलैरिटी क्या होती है, तो यहां पर मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो यहां पर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, इज कॉल्ड मोलैरिटी, ठीक है। ये कहा था मोलैरिटी में। अब भाई देखो, ये तो मोल कंसेप्ट में हम जब पढ़ते हैं तो मोल की बात करते हैं, अब तो हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो इक्विवेलेंट कंसेप्ट में हम मोल की बात तय करेंगे। मैं यहां नॉर्मलिटी में क्या बोलूंगा, नॉर्मलिटी में बोलूंगा नंबर ऑफ मोल की जगह, क्योंकि इक्विवेलेंट कंसेप्ट है तो यहां काम में आएगा क्या, ग्राम इक्विवेलेंट्स।
ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution is called normality। ठीक है क्या भैया, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी बोलेंगे। कि 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी इज 5, 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 ग्राम इक्विवेलेंट है तो नॉर्मलिटी इज 2, एक में 50 ग्राम इक्विवेलेंट है, नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। एक में जितने ग्राम इक्विवेलेंट हो गए ना वही क्या है, नॉर्मलिटी है। ठीक है, तो भैया ये नॉर्मलिटी है। अब मान लो कि हमारे पास कोई V लीटर सॉल्यूशन है, मैं ये कहता हूं इफ V लीटर सॉल्यूशन कंटेन्स Y ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कि कोई V लीटर सॉल्यूशन है और V लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, Y। तो मैं ये कहूंगा देखो V लीटर में Y है तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1 लीटर में हो जाएंगे कितने, Y बाई V। और अभी हमने देखा कि यार 1 लीटर में जितने होते हैं वही क्या होता है, वही होता है भैया ग्राम, वही होता है नॉर्मलिटी। तो यही क्या है, नॉर्मलिटी है, दिस इज नॉर्मलिटी। ठीक है, तो यानी नॉर्मलिटी निकालने का हमारे पास तरीका आ गया। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूं, ऊपर तो क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा भैया जी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये होना चाहिए, दिस शुड बी इन लीटर, वॉल्यूम होना चाहिए किसमें, लीटर में। अभी देखो जरा कि ग्राम इक्विवेलेंट, अभी हमने जस्ट ग्राम इक्विवेलेंट निकाला था, कैसे निकाला था, गिवन मास, मान लो x ग्राम इज गिवन, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, ऐसे निकाला था। और नीचे वॉल्यूम, ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलिटी या मोलरिटी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ठीक है, ये तभी डिफाइन होती है जब वॉल्यूम लीटर में होता है। अगर ये लीटर में नहीं है तो ऊपर 1000 लगा के इसको हम क्या कर देते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पर देखो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अभी हमने ये देखा था कि जो इक्विवेलेंट मास होता है, ये तो मोलरिटी है, कि जो इक्विवेलेंट मास होता है ये हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं भैया मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ठीक है, या एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो यहां पर मैं वैल्यू अगर रखूं तो देखो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू ये आया गिवन मास अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, और एन फैक्टर कहां चला जाएगा, ऊपर, और यहां पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये लो जी, नॉर्मलिटी का कंप्लीटली एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। आप ध्यान से देखो, मुझे बताओ इसको कहीं देखा है क्या, ध्यान से देखना, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम, यही क्या होता है, मोलरिटी होती है। तो यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, ये आ गया मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। भैया ये नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों का रिलेशन आता है जो कि बहुत जरूरी है, दोनों का रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना। अब देखो अगर मैं यूनिट की बात करूं ना, तो यूनिट नॉर्मलिटी की क्या होगी, ऊपर तो क्या है ग्राम इक्विवेलेंट, नीचे क्या है लीटर, तो ये यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और इसी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर को हम क्या बोलते हैं भैया, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, या इसको हम कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो ये है भैया नॉर्मलिटी, डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली, और इसकी सारी कैलकुलेशन, नॉर्मलिटी की जितनी भी कैलकुलेशन है, क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे जो सेम टू सेम मोलरिटी जैसे ही हैं। अब इसको इक्विवेलेंट कंसेप्ट में काम में कैसे लेते हैं ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी इक्विवेलेंट मास पर, ठीक है, इसके अलावा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करी, और हमने नॉर्मलिटी पढ़ी। ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूं आज की क्लास समझ में आई होगी पूरी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इक्विवेलेंट कंसेप्ट को और पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से और देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट जो है वो नियरली पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।